दोस्तों जो नेस्बो डिटेक्टिव हॉल कर एक बेहतरीन हमें सीरीज़ देखने को मिल रही है और आपने टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा। ये एक मिस्ट्री सीरीज़ रहने वाली है जो कि हमें नेटफ्लिक्स की तरफ से इसी सप्ताह देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, इस सप्ताह एक से बढ़कर एक मूवीज़ और सीरीज़ हमें देखने को मिल रही है, उन्हीं में से ये एक है। तो आज हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर से ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच रहे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो। जो नेस्बो की डिटेक्टिव होल स्कैंडिनेविया में जो नेस्बो की हैरी होल के नाम से जानी जाती है, एक आगामी नॉर्वेजियन क्राइम ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला है जो नेस्बो के हैरी होल उपन्यासों, विशेष रूप से 5वें भाग द डेविल स्टार पर आधारित है। ये श्रृंखला 2026 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। आधार ओस्लो के एक परेशान पुलिस जासूस हैरी होल को एक खौफनाक सीरियल किलर और अपने भ्रष्ट सहकर्मी टॉम वॉलर दोनों से निपटना होगा। ढालना हैरी होल के रूप में टोबियास सेंटलमैन, जोएल किन्नामन ने टॉम वॉलर की भूमिका निभाई। पिया टजेल्टा, राकेल फाउके के रूप में पीटर स्टॉरमारे, एंडर्स बास्मो क्रिस्टियनसेन, एलेन हेलिंडर साइमन, जे बर्गर इंग्रीड, बोल्सो बर्दल केलीगेल, कारे कोनराडी फ्रीडजॉफ साहेम, एली हार्बो एटले एंटोनसेन, मनीष शर्मा हेनरिएट स्टीनस्ट्रुप, जेस्पर क्रिस्टेंसन, क्रिस्टोफर जोनरलिन, स्कैबर जोना स्ट्रैंड, ग्रेवली सन्नी लिंडबर्ग, एग्नेस किटेलसेन। उत्पादन। इस सीरीज का अनावरण नेटफ्लिक्स ने मार्च 2024 में स्टॉकहोम में अपने नेक्स्ट ऑन नॉर्डिक प्रेजेंटेशन के हिस्से के रूप में किया, जिसका उद्देश्य कंपनी के आगामी स्कैंडिनेवियाई निर्माणों को प्रदर्शित करना था। नेस्बो को अपने ही उपन्यास को रूपांतरित करने की घोषणा की गई और उन्होंने सो लॉन्ग मैरियन के सहयोगी ओस्टीन कार्लसेन के साथ फिर से काम किया, जिन्होंने निर्देशक और कार्यकारी निर्माता के रूप में अनुबंध किया। अगस्त में अन्ना जैक्रिसन निर्देशन टीम में शामिल हुईं। वर्किंग टाइटल नेटफ्लिक्स के लिए श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें ऑस्टीन कार्लसन और अन्ना जैक्रिसन निर्देशक हैं। टोर अर्ने ओवरेबो निर्माण कर रहे हैं, जबकि कार्यकारी निर्माता टिम बेवन, एरिक फेलनर, कैटी रोजेल, रेने एजरा, ऑस्टीन कार्लसन, जो नेस्बो और निकलस सैलोमनसन हैं। मुख्य फोटोग्राफी 23 मई को ओस्लो में शुरू हुई। नेस्बो इस श्रृंखला के शो रनर हैं। फिल्मांकन मई में शुरू हुआ और दिसंबर में समाप्त हुआ। ऑस्ट्रेलियाई संगीतकार निक केव और वॉरेन एलिस श्रृंखला का संगीत तैयार करेंगे। ढलाई मई 2024 में मुख्य अभिनेताओं का नाम हैरी होल के रूप में टोबियास सेंटलमैन, गंदे पुलिस वाले टॉम वैलर के रूप में जोएल किन्नामन और हैरी के साथी राकेल फॉके के रूप में पिया जेल्टा के रूप में सामने आया। ओस्लो के रेस्तरां श्रोडर में एक प्रेस कार्यक्रम में 3 सितारों का अनावरण किया गया, जो हैरी होल उपन्यासों में एक प्रमुख स्थान है। अगस्त 2024 में पीटर स्टॉरमारे, एंडर्स बैस्मो क्रिस्टियनसेन, एलेन हेलिंडर, साइमन जे बर्जर, इंग्रीड बोल्सो बर्डल और कैली गेल कई कास्टिंग में शामिल हुए, जिनमें केरे कॉनराडी, फ्रिडजोफ सोहेम और एली हार्बो भी शामिल थे। जॉन जो नेस्बो, जन्म 29 मार्च 1960, एक नॉर्वेजियन उपन्यासकार और संगीतकार हैं। 2021 तक उनकी पुस्तकों की दुनिया भर में 5 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी थीं, जिससे वे अब तक के सबसे सफल नॉर्वेजियन लेखक बन गए। उन्हें पहली बार कंट्री पॉप बैंड डी डेरे के गायक, रिदम गिटारिस्ट और प्रमुख गीतकार के रूप में प्रसिद्धि मिली, जब उनका दूसरा एल्बम नॉर्वे में बहुत बड़ा हिट हुआ और लगभग डबल प्लैटिनम बनने के करीब पहुंच गया। एल्बम का प्रारंभिक शीर्षक क्विनर एंड क्लेयर, महिलाएं और कपड़े था, लेकिन इसी नाम की नॉर्वेजियन महिला फैशन पत्रिका द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद इसका नाम बदलकर जेंटर एंड सेंट, लड़कियां और सामान के रूप में पुनः जारी करना पड़ा। उनका पहला उपन्यास द बैट 1997 में प्रकाशित हुआ, जो डिडेरे के चौथे और अंतिम स्टूडियो एल्बम से 1 साल पहले था। इसे सर्वश्रेष्ठ नॉर्वेजियन अपराध उपन्यास के लिए रिवर्टन पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ नॉर्डिक अपराध उपन्यास के लिए ग्लास की पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1998 के बाद उन्होंने लेखन पर ध्यान केंद्रित किया
और इंस्पेक्टर हैरी होल के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल अपराध उपन्यास श्रृंखला को जारी रखा, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिले। 2007 में उन्होंने अपनी पहली बच्चों की किताब डॉक्टर प्रॉक्टर्स फार्ट पाउडर प्रकाशित की, जो बेहद सफल रही। नेस्बो के उपन्यास पर आधारित पहली फिल्म हेड हंटर्स 2011 में रिलीज हुई थी। तब से उनकी किताबों पर आधारित कई फिल्में और टीवी श्रृंखलाएं बन चुकी हैं, जिनमें अपराध उपन्यास और बच्चों की किताबें दोनों शामिल हैं, और अक्सर नेस्बो खुद पटकथा लेखक के रूप में काम करते हैं। प्रारंभिक जीवन। जॉन नेस्बो का जन्म 29 मार्च 1960 को ओस्लो में हुआ था और वे मोल्डे में पले बढ़े। उनकी मां कर्स्टन एक लाइब्रेरियन थीं। उनके पिता पेर नेस्बो 1994 में निधन ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी के लिए लड़ाई लड़ी। पेर ने युद्ध में अपनी भागीदारी के लिए युद्ध के बाद 3 साल जेल में बिताए और बाद में उन्होंने रसोई के उपकरण बेचने सहित कई छोटे-मोटे काम किए, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष किया। नेस्बो ने नॉर्वेजियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र और व्यवसाय प्रशासन में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने लेखन करियर की शुरुआत करने से पहले एक स्वतंत्र पत्रकार और स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम किया। आजीविका हैरी होल श्रृंखला। ये श्रृंखला हैरी होल की कहानी बताती है, जो क्राइम स्क्वाड और बाद में राष्ट्रीय आपराधिक जांच सेवा में कार्यरत एक सख्त जासूस है। उसकी जांच उसे नॉर्वे से लेकर कई अन्य देशों तक ले जाती है। होल ऐसे मामलों को सुलझाता है जो देखने में एक दूसरे से असंबंधित लगते हैं। कभी-कभी उनमें सीरियल किलर, बैंक लुटेरे, गैंगस्टर या सत्ताधारी तंत्र शामिल होते हैं, लेकिन वो अपना काफी समय शराब की लत और अपने निजी संघर्षों से जूझने में बिताता है। हैरी होल के उपन्यास बहुआयामी, हिंसक और अक्सर संकट में फंसी महिलाओं को दर्शाते हैं, जैसा कि द स्नोमैन में देखा जा सकता है। द थर्स्ट में हैरी होल की वापसी पर नेस्बो ने कहा, मैं हमेशा हैरी के पास लौटता था, वो मेरा आत्मीय साथी है, लेकिन ये एक काली आत्मा है, इसलिए ये हमेशा की तरह एक रोमांच और एक भयावह भावनात्मक रूप से थका देने वाला अनुभव है। लेकिन हैरी और कहानी इसे रातों की नींद हराम करने लायक बनाते हैं। टॉमस ऑल्फ्रेडसन द्वारा निर्देशित मार्टिन स्कॉर्सेसी की जगह, जो कार्यकारी निर्माता थे, और माइकल फासबेंडर, रेबेका फर्ग्यूसन और शार्लोट गेन्सबर्ग अभिनीत द स्नोमैन का एक फिल्म रूपांतरण अक्टूबर 2017 में प्रीमियर हुआ, जो नेस्बो के डिटेक्टिव होल का एक टेलीविजन रूपांतरण 2024 में ओस्लो में फिल्मांकन शुरू हुआ। डॉक्टर प्रॉक्टर श्रृंखला। डॉक्टर प्रॉक्टर का फार्ट पाउडर, जो मूल रूप से 2007 में प्रकाशित हुआ था, नेस्बो की पहली बच्चों की किताब थी। इसमें माइक लोवेरी द्वारा चित्र बनाए गए हैं। ये श्रृंखला ओस्लो में सेट है और डॉक्टर प्रॉक्टर की कहानी बताती है, जो एक सनकी प्रोफेसर हैं और अपने करियर में बड़ी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी पड़ोसिन लीसा और उसका अजीब दोस्त निली, एक छोटा लाल बालों वाला लड़का, भी कहानी का हिस्सा हैं। निर्दयी जुड़वा भाई ट्रल्स और ट्रिमथ्रान कभी-कभी पृष्ठभूमि में दिखाई देते हैं। डॉक्टर प्रॉक्टर के पहले प्रमुख आविष्कार एक ऐसा पाउडर है जो उपयोगकर्ता को गैस छोड़ने पर मजबूर करता है और गैस में बदबू नहीं आती, और फार्टोनॉट पाउडर, जो उपयोगकर्ता को इतनी जोर से गैस छोड़ने पर मजबूर करता है कि वो अंतरिक्ष में उड़ जाता है। दूसरी किताब में वो एक ऐसा बाथटब बनाते हैं जो उपयोगकर्ता को समय यात्रा करने की अनुमति देता है। 2018 तक इस श्रृंखला में 5 किताबें हैं। 2014 में पहली किताब का लाइव एक्शन फिल्म रूपांतरण बनाया गया था और ये केवल नॉर्वेजियन भाषा में उपलब्ध है। एक सीक्वल, डॉक्टर प्रॉक्टर्स टिड्सबाडेकर, 2015 में जर्मन भागीदारी के साथ रिलीज हुई थी। दोनों फिल्मों को मिली-जुली समीक्षाएं मिली। ओलाव जोहानसेन श्रृंखला अक्टूबर 2013 में ये घोषणा की गई थी कि टॉम जोहानसेन के छद्म नाम से लिखते हुए नेस्बो ने कम से कम 2 उपन्यास लिखे थे, जिनके अस्थायी शीर्षक ब्लड ऑन स्नो और मोर ब्लड ऑन द वाटर थे, जो शरद ऋतु 2014 और वसंत 2015 में प्रकाशित होने वाले थे। ब्लड ऑन स्नो और इसकी अगली कड़ी मिडनाइट सन, ब्लड ऑन स्नो 2, 2015 में प्रकाशित हुई, लेकिन जो नेस्बो के नाम से। अक्टूबर 2013 में यह भी घोषणा की गई थी कि वार्नर ब्रदर्स ने ब्लड ऑन स्नो के अधिकार खरीद लिए हैं और लियोनार्डो डिकैप्रियो द्वारा निर्मित और संभवतः अभिनीत एक फिल्म रूपांतरण बनाने की योजना बना रहे हैं।
हालांकि 4 अप्रैल 2017 को ये बताया गया कि फिल्म के अधिकार टोबी मैगवायरे की मटीरियल पिक्चर्स और लॉरेंस ग्रे की ग्रे मैटर प्रोडक्शंस द्वारा खरीद लिए गए हैं और मैगवायरे प्रस्तावित फिल्म रूपांतरण के साथ निर्देशन में अपना पदार्पण करेंगे। ब्लड ऑन स्नो की शूटिंग फरवरी 2025 में लातविया में हुई। ये श्रृंखला ओस्लो के अपराध सरगना डैनियल हॉफमैन के लिए काम करने वाले एक दलाल ओलाव जोहानसेन की कहानी बताती है। ब्लड ऑन स्नो में ओलाव को अपने सपनों की महिला मिल गई है। एकमात्र समस्या ये है कि वो उसके बॉस की पत्नी है और उसके बॉस ने उसे उसकी हत्या करने के लिए काम पर रखा है। मिडनाइट सन का एक फिल्म रूपांतरण जिसका शीर्षक द हैंगिंग सन है, फ्रांसेस्को कैरोजीनी द्वारा निर्देशित और एलेसांड्रो बोर्गी, जेसिका ब्राउन फाइंडले, सैम स्प्रूवेल, पीटर मुलान और चार्ल्स डांस अभिनीत का प्रीमियर सितंबर 2022 में 79वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। अन्य परियोजनाएं 2011 में नेस्बो की कहानी 12 को मैग्नस मार्टिन्स ने फिल्म जैकपॉट नॉर्वेजियन आर्मे रिडेरे में रूपांतरित किया, जो एक ब्लैक कॉमेडी क्राइम मिस्ट्री फिल्म है। 2014 में ये घोषणा की गई थी कि नेस्बो होगार्थ शेक्सपियर परियोजना के हिस्से के रूप में मैकबेथ की कहानी का पुनर्लेखन करेंगे, जिसे त्रासदी का क्राइम नॉयर संस्करण बताया गया है। उनका मैकबेथ 1970 में एक अज्ञात स्थान पर आधारित है जो स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड के पहलुओं को जोड़ता है, और इसमें अर्धसैनिक स्वॉट टीम के इंस्पेक्टर मैकबेथ शामिल हैं जो बाइकर्स, ड्रग डीलरों और अपने पुलिस सहयोगियों को निशाना बनाते हैं। ये अप्रैल 2018 में प्रकाशित हुआ था। 2016 में ये घोषणा की गई थी कि उनके स्वतंत्र उपन्यास सोनन द सन को फिल्म के रूप में रूपांतरित करने की भी योजना है, जिसका निर्देशन डेनिस विलेन्यू करेंगे, जिसमें जेक गिलेनहॉल निर्माता के रूप में और चैनिंग टैटम मुख्य भूमिका में होंगे। 5 अप्रैल 2017 को ये घोषणा की गई कि आइसलैंडिक निर्देशक बाल्टासर कोर्माकुर नेस्बो की लघु कहानी आई एम विक्टर के नए रूपांतरण पर काम कर रहे हैं, जिसे पहले एनबीसी टेलीविजन श्रृंखला के रूप में योजनाबद्ध किया गया था, लेकिन पूरा नहीं किया गया था। अन्य कार्य नेस्बो ने मोल्डे एफके फुटबॉल टीम के लिए स्ट्राइकर के रूप में खेला, जब तक कि घुटने में क्रूसिएट लिगामेंट फटने के कारण उन्हें अपना फुटबॉल करियर छोड़ना नहीं पड़ा। नेस्बो 1992 में अपनी स्थापना के बाद से नॉर्वेजियन रॉक बैंड डी डेरे के प्रमुख गायक और मुख्य गीतकार रहे हैं। निजी जीवन। नेस्बो ओस्लो में अपनी पूर्व पत्नी और बेटी के पास रहते हैं। वो एक समर्पित रॉक क्लाइंबर हैं जिन्होंने 50 वर्ष की आयु में गंभीरता से पर्वतारोहण शुरू किया था। 2023 में उन्होंने एक फ्रांसीसी ग्रेड 8A स्पोर्ट रूट पर चढ़ाई करने का अपना लंबे समय से चला आ रहा लक्ष्य हासिल किया। ग्रंथ सूची हैरी होल उपन्यास, अवधि 6 मिनट और 30 सेकंड। तारे साल जो नेस्बो ने बुकबिट्स रेडियो पर द लेपर्ड के बारे में बात की। मुख्य लेख हैरी होल फ्लेगर मुस्मानन 1997, अंग्रेजी द बैट 2012, काकेर लक्केन 1998, अंग्रेजी कॉकरोचेज 2013, रोडस्ट्रुप 2000, अंग्रेजी द रेड ब्रेस्ट 2006, सोर्गेन फ्री 2002, अंग्रेजी नेमेसिस 2008, मारेकोर्स 2003, अंग्रेजी द डेविल स्टार 2010, फ्रेल्सेरेन 2005, अंग्रेजी द रिडीमर 2009, स्नोमैनन 2007, अंग्रेजी द स्नोमैन 2010, इसी नाम की 2017 की फिल्म में रूपांतरित किया गया। पंसेर हजेर्टे 2009, अंग्रेजी द लेपर्ड 2011, जेनफर्ड 2011, अंग्रेजी फैंटम 2012, पॉलिटी 2013, अंग्रेजी पुलिस 2013, टोरस्ट 2017, चाकू 2019, ब्लोड मने 2022, डॉक्टर प्रॉक्टर उपन्यास। मुख्य लेख डॉक्टर प्रॉक्टर का गैस पाउडर, डॉक्टर प्रॉक्टर्स प्रॉम पेपुलवर, डॉक्टर प्रॉक्टर्स फार्ट पाउडर, डॉक्टर प्रॉक्टर्स स्टिट्स बार्डे कैरेट, डॉक्टर प्रॉक्टर का फार्ट पाउडर बाथटब में बुलबुला, डॉक्टर प्रॉक्टर ओग वर्डेंस अंडर गैंग, कॉन्स्कजे, डॉक्टर प्रॉक्टर्स फार्ट पाउडर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हो सकता है इसे डॉक्टर प्रॉक्टर्स फार्ट पाउडर हु कट द चीज के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर प्रॉक्टर ओजी डैट स्टोर गुलड्रो वेरिएट, डॉक्टर प्रॉक्टर्स फार्ट पाउडर द ग्रेट गोल्ड रॉबरी,
जिसे डॉक्टर प्रॉक्टर्स फार्ट पाउडर द मैजिकल फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। कैन डॉक्टर प्रॉक्टर रेद्देजुला? डॉक्टर प्रॉक्टर्स फार्ट पाउडर। कैन डॉक्टर प्रॉक्टर सेव क्रिसमस? ऑल्सो नोन एज डॉक्टर प्रॉक्टर्स फार्ट पाउडर, साइलेंट बट डेडली नाइट। ओलाव जोहानसेन के उपन्यास ब्लोड पास स्नो, मेरे ब्लॉड, मिडनाइट सन, द किंगडम उपन्यास कॉन्गेरिकेट, कॉन्गेन एवियोस, ब्लड टाइज, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है करुसेल मुसिक, लघु कथाएं, डेट व्हाइट होटल लिट, होडेजे गेरने, हेड हंटर्स, इसी नाम की 2011 की फिल्म में रूपांतरित, सोनेन, द सन, मैकबेथ, सजलु सिमन्नेन ओग आंद्रे फोर्टेलिंगर, द जेलेसी मैन एंड अदर स्टोरीज, रोट्टेया ओग आंद्रे फोर्टेलिंगर, रैट आइलैंड एंड अदर स्टोरीज, नथुसेट, द नाइट हाउस, मिनेसोटा, वुल्फ आवर, गैर काल्पनिक, एस्पेन सोबे के साथ स्टेमर फ्रा बाल्कन, एटन डैगर आई माई 1999, टीवी श्रृंखला जो नेस्बो की अवधारणा पर आधारित ऑक्यूपर्ट एक टेलीविजन श्रृंखला है जिसका निर्माण TV2 और येलो बर्ड ने किया है। येलो बर्ड स्वीडिश प्रोडक्शन हाउस है जिसने वालेंडर टीवी श्रृंखला, हेड हंटर्स और द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू जैसी फिल्में। ये श्रृंखला एक राजनीतिक थ्रिलर है जो ये कल्पना करती है कि अगर रूस नॉर्वे पर आक्रमण करके उसके तेल संसाधनों पर कब्जा कर ले तो क्या होगा। इसका पहला सीजन अक्टूबर 2015 में, दूसरा सितंबर 2017 में और तीसरा जनवरी 2020 में प्रसारित हुआ। हेडहंटर्स पर आधारित एक प्रीक्वल टेलीविजन श्रृंखला का प्रीमियर 2022 में हुआ जिसका निर्माण भी येलो बर्ड ने किया था। फिल्मोग्राफी रूपांतरों: हेडहंटर्स फिल्म 2011, जैकपॉट फिल्म 2011, मैं विक्टर हूँ फिल्म 2013, डॉक्टर प्रॉक्टर का फार्ट पाउडर फिल्म 2014, डॉक्टर प्रॉक्टर बाथटब में बुलबुला फिल्म 2015, द स्नोमैन फिल्म 2017, द हैंगिंग सन फिल्म 2022, हेडहंटर्स टीवी श्रृंखला 2022, किलर हीट फिल्म 2024, ब्लड ऑन स्नो फिल्म 2027, जो नेस्बो की हैरी होल टीवी श्रृंखला आगामी, द नाइट हाउस फिल्म तिथि अभी तय नहीं, नेस्बो द्वारा लिखित पटकथाएं और मूल कथानक, डेडलाइन टॉर्प टीवी श्रृंखला 2005, ऑक्यूपाइड टीवी श्रृंखला 2015-2020, सो लॉन्ग मैरिएना टीवी श्रृंखला 2024, पुरस्कार और नामांकन वर्ष के सर्वश्रेष्ठ नॉर्वेजियन अपराध उपन्यास के लिए रिवर्टन पुरस्कार 1997, द बैट ग्लास की अवार्ड 1998, सर्वश्रेष्ठ नॉर्डिक क्राइम उपन्यास के लिए द बैट वर्ष 2000 के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए नॉर्वेजियन बुक सेलर्स पुरस्कार द रेड ब्रेस्ट, द मैड्स वीएल न्यागार्ड बरसेरी 2002, नेमेसिस 2004 में नॉर्वेजियन बुक क्लबों द्वारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ नॉर्वेजियन क्राइम नॉवेल पुरस्कार दिया गया। द रेड ब्रेस्ट विदेशी अपराध लेखन में उत्कृष्टता के लिए फिनिश अकेडमी ऑफ क्राइम राइटर्स का विशेष प्रशंसा पत्र। 2007 द डेविल्स स्टार डंकन लॉरी इंटरनेशनल डैगर 2007 द रेड ब्रेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। वर्ष 2007 के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए नॉर्वेजियन बुक सेलर्स पुरस्कार द स्नोमैन आर्क के चिल्ड्रंस बुक अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस बुक 2007 डॉक्टर प्रॉक्टर का फार्ट पाउडर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए नॉर्वेजियन बुक क्लब पुरस्कार 2008 द स्नोमैन नॉर्वेजियन बुक सेलर पुरस्कार 2008 के लिए नामांकित। हेडहंटर्स और डॉक्टर प्रॉक्टर का टाइम बाथटब, एडगर पुरस्कार 2010 के लिए नामांकित। नेमेसिस वर्ष 2013 में नॉर्वेजियन पीर गैंट पुरस्कार से सम्मानित। मार्टिनस रीडर्स चॉइस अवार्ड वर्ष का सर्वश्रेष्ठ विदेशी लेखक स्लोवाकिया। 2014 सेंट पीटर्सबर्ग रीड्स पुरस्कार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लेखक रूस। 2014 रिवर्टन ऑनर पुरस्कार नॉर्वे। 2016 बोरेल्स मानद पुरस्कार उनके संपूर्ण साहित्यिक कार्य के लिए फ्रांस। 2017 रेमंड चैंडलर पुरस्कार लाइफटाइम अचीवमेंट। 2018 आइसपिक पुरस्कार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अनुवादित अपराध उपन्यास आइसलैंड सोनन द सोन 2018। मैकबेथ को ब्रिटिश बुक अवार्ड्स वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक अपराध और थ्रिलर यूके के लिए 2019 में नामांकित किया गया था। रिवर्टन पुरस्कार
वर्ष का सर्वश्रेष्ठ नॉर्वेजियन क्राइम नॉवेल, नॉर्वे, निव नाइफ 2020। कोस्कैन का नॉर्डिक पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, यूके 2020। मोफिबो अवार्ड्स, सर्वश्रेष्ठ अपराध और रहस्य, डेनमार्क के लिए शॉर्टलिस्टेड। कॉन्गेरिकेट द किंगडम 2021। फ्रांसिस्को गोंजालेज लेडेस्मा पुरस्कार, उनके संपूर्ण साहित्यिक कार्य के लिए, स्पेन 2023। पश्चिमी एटिका विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि, उनके समृद्ध साहित्यिक कार्यों, साहित्य में योगदान और पठन पाठन को बढ़ावा देने के लिए, ग्रीस 2023। ग्रैंड प्रीक्स डेज लेक्ट्रिसेस डे एलए, फ्रांस के लिए शॉर्टलिस्टेड। ब्लोडमैन किलिंग मून 2024। पेपे कार्वाल्हो पुरस्कार, उनके संपूर्ण साहित्यिक कार्य के लिए, स्पेन 2024। द डेविल स्टार, नॉर्वेजियन, मारे कोर्स, शाब्दिक अर्थ दुस्वप्न क्रॉस 2003। नॉर्वेजियन लेखक जो नेस्बो द्वारा लिखित एक अपराध उपन्यास है, जो हैरी होल श्रृंखला का 5वां उपन्यास है। द डेविल स्टार नामक पुस्तक का अंग्रेजी अनुवादित संस्करण डॉन बार्टलेट द्वारा अनुवादित किया गया था। कहानी दो समानांतर विषयों के बीच घूमती है, ओस्लो में आतंक मचाने वाले एक नए सीरियल किलर का उदय और भ्रष्ट और निर्मम साथी पुलिस अधिकारी टॉम वालर के साथ हैरी होल की चल रही दुश्मनी, जो पहले से ही पिछली 2 पुस्तकों द रेडब्रेस्ट और नेमेसिस के कथानक का एक प्रमुख हिस्सा थी। अंततः दोनों मुद्दे आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे हैरी एक ही विनाशकारी रात में दोनों को सुलझाने में सक्षम हो जाता है। कथानक का परिचय ओस्लो में एक युवती की उसके फ्लैट में हत्या कर दी जाती है। उसके बाएं हाथ की एक उंगली कटी हुई है और उसकी पलक के पीछे 5 कोनों वाले तारे के आकार का एक छोटा हीरा छिपा हुआ है, एक पंचकोण, शैतान का तारा। जासूस हैरी होल को उसके पुराने दुश्मन टॉम वॉलर के साथ इस मामले की जिम्मेदारी सौंपी जाती है और शुरुआत में वो इसमें शामिल नहीं होना चाहता, लेकिन होल को पहले ही पुलिस बल छोड़ने का नोटिस मिल चुका है और उसके पास शराब के नशे से बाहर निकलकर काम पर लगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। इसी तरह की हत्याओं की एक लहर आने वाली है। एक उभरता हुआ पैटर्न बताता है कि ओस्लो में एक सीरियल किलर का राज है और 5 कोनों वाला शैतान का तारा इस पहेली को सुलझाने की कुंजी प्रतीत होता है। सार, नेमेसिस जांच के दौरान अपने संदेहों का पीछा करते हुए इंस्पेक्टर हैरी होल मुख्य इंस्पेक्टर को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसका सहकर्मी टॉम वॉलर एक आपराधिक हथियार डीलर है, जिसे द प्रिंस के नाम से जाना जाता है, और वो एलन जेलेस्टेन की हत्या का मास्टरमाइंड है, जो हैरी की पूर्व सहयोगी और सबसे अच्छी दोस्त थी। सबूतों की कमी के कारण होल की बात नहीं मानी जाती और वो शराब के नशे में डूब जाता है। होल का वरिष्ठ अधिकारी अनिच्छा से मुख्य इंस्पेक्टर को बर्खास्तगी के कागजात भेजता है, लेकिन होल को कुछ समय की मोहलत मिल जाती है क्योंकि मुख्य इंस्पेक्टर 3 सप्ताह की छुट्टी पर होता है और इसलिए उन पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता। इसी बीच एक महिला अपने बाथरूम में मृत पाई जाती है, उसके सिर में गोली लगी होती है। वालर को जांच का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन होल और उसकी पूर्व साथी बीट लोन को भी उसकी टीम में शामिल कर लिया जाता है। होल हत्यास्थल की जांच करते हुए पीड़िता की पलक के नीचे एक छोटा लाल 5 नुकीला हीरा पाता है और ये भी कि उसके बाएं हाथ की एक उंगली गायब है। एक अन्य हत्या की आशंका तब पैदा होती है जब माई फेयर लेडी के एक थिएटर प्रोडक्शन के निर्देशक अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना देते हैं। बाद में उसकी उंगली क्रिपोस को भेजी जाती है। उस पर एक अंगूठी होती है जिसमें एक छोटा लाल 5 नुकीला हीरा जड़ा होता है। कुछ दिनों बाद एक तीसरी पीड़िता मिलती है, इस बार एक लॉ फर्म के महिला शौचालय में, वो भी फर्श पर पड़ी हुई, और उसके शरीर पर एक 5 नुकीला लाल हीरा मिला होता है। एक बार फिर उसकी एक उंगली गायब होती है। वालर, जिसे होल के संदेह के बारे में पता चल चुका था, उसे अपने अवैध धंधों में शामिल करने का प्रस्ताव देता है और बड़े वित्तीय लाभ का लालच देता है। बदले में पोल को एक दीक्षा समारोह का कार्य पूरा करना होता है। पोल शुरू में इस बात से हैरान होता है कि वालर अपना अपराध क्यों स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि शराबी होने के नाते अगर वो अपने वरिष्ठों के पास जाता है तो उसके सबूत वालर को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। वो प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हो जाता है। इसी बीच एक पंचकोण पर अचानक नजर पड़ने से होल को एक विचार आता है। पीड़ितों के शरीर पर मिले 5 नुकीले हीरे
एक समान आकार के हैं, जिसे शैतान का तारा कहा जाता है, और ये अगले संभावित हत्या स्थलों के बारे में एक महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं, जिन पर निगरानी रखी जाती है। एक छात्र छात्रावास में है और दूसरा ओस्लो के बाहरी इलाके में ओलॉक सिवर्टसेन के स्वामित्व वाला एक घर है। इस घर की जांच करते समय लोन को पता चलता है कि हत्यारा ओलॉक का बेटा स्वेन है। वो होल को फोन पर सूचित करती है जब वो और वालर दूसरे संभावित अपराध स्थल की जांच कर रहे होते हैं। होल ये जानकारी वालर को देता है, जो तुरंत लोन की सहायता के लिए निकल जाता है। होल हाल ही में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करते हुए एक छात्र के दरवाजे पर एक और पंचकोण देखता है। अंततः पीड़ित का शव छात्रावास में मिलता है और ये वास्तव में हत्यारे का पहला शिकार होता है, जिसकी हत्या पहले मिले पीड़ित से 5 दिन पहले की गई थी। इस बीच वालर स्वेन को पकड़ लेता है, लेकिन उसे गोली मारने की उसकी धमकियों से अंततः लोन को एहसास होता है कि उसका इरादा स्वेन को गिरफ्तार करने के बजाय उसकी हत्या करने का था, जिससे वो होल के संदेह से सहमत हो जाती है। वालर होल को एक काम सौंपता है, हिरासत में स्वेन को जहर की गोली से मारना, क्योंकि वालर का इतना प्रभाव है कि वो गारंटी दे सकता है कि होल बच जाएगा। हत्या के पक्ष में वालर का तर्क है कि उसे नॉर्वे की न्याय प्रणाली से हल्की सजा मिलेगी और उसके अपराधों के लिए मौत की सजा उचित होगी। हालांकि होल को एहसास होता है कि वालर का असली मकसद तस्करी गिरोह में अपनी भूमिका के संभावित गवाह को खत्म करना है, और इसके लिए होल स्वेन को मना लेता है कि उसे वालर पर नहीं बल्कि उस पर भरोसा करना चाहिए। होल वालर को न्याय के कटघरे में लाने के इरादे से स्वेन को हिरासत से छुड़ा लेता है। अब भगोड़ा बन चुका होल का पुलिस में भविष्य और शायद उसकी जिंदगी भी वालर के अपराधों को साबित करने पर निर्भर करती है। स्वेन वालर के खिलाफ गवाही देने को तैयार है, लेकिन हत्याओं में अपनी बेगुनाही पर अड़ा हुआ है और इसलिए उसकी गवाही पूरी तरह से होल द्वारा उसे निर्दोष साबित करने पर निर्भर है। होल के सामने एक ही दिन में असली हत्यारे का पता लगाने का कठिन काम है। हालांकि स्वेन द्वारा होल को दिखाई गई एक ऐसी तस्वीर से एक सुराग मिलता है जो देखने में तो अप्रासंगिक लगती है, और ये सुराग एक बहुत छोटे लेकिन सटीक फॉरेंसिक सबूत के साथ मिलकर एक बिल्कुल अप्रत्याशित अपराधी की ओर इशारा करता है। स्वेन को जंजीरों में बांधकर होल अपने नए संदिग्ध से एक और हत्या करने के तुरंत बाद मिलता है। होल खुद भी बाल बाल बचता है, लेकिन अंततः हत्यारा आत्महत्या कर लेता है। जैसे ही होल को लगता है कि वो बच गया है, वालर उसे फोन करके बताता है कि उसने उसके गोद लिए बेटे ओलेग का अपहरण कर लिया है और लड़के के बदले स्वेन को छोड़ने की मांग करता है। होल ने छात्रावास में एक बैठक का आयोजन किया। सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करते हुए होल ने वालर को ये समझाने की कोशिश की कि उसकी स्थिति निराशाजनक है। वालर ने घटना को छिपाने के लिए एक के बाद एक कई मनगढ़ंत कहानियां गढ़ीं। जब ये स्पष्ट हो गया कि वालर इमारत की लिफ्ट में तीनों गवाहों को मार डालेगा, तो होल ने भागने की योजना बनाई और वालर को काबू में कर स्वेन और ओलेग को बचा लिया। इस झड़प में वालर मारा गया। वालर का पर्दाफाश करने और मामले को सुलझाने के बाद होल की बर्खास्तगी रद्द कर दी गई और वो पुलिस बल में वापस आ गया। अनुकूलन नेटफ्लिक्स द डेविल स्टार को एक श्रृंखला के रूप में रूपांतरित करेगा, जिसमें ओइस्टीन कार्लसन निर्देशन करेंगे और नेस्बो पटकथा लिखेंगे। जो नेस्बोज डिटेक्टिव होल नामक श्रृंखला में हैरी होल के रूप में टोबी सेंटलमैन, टॉम वालर के रूप में जोएल किन्नामन और राकेल फॉके के रूप में पिया जेल्टा अभिनय करेंगे। इसकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन अधिकांश टिप्पणीकार इस बात से सहमत हैं कि 1990 के दशक तक ये शैली एक साहित्यिक शैली के रूप में अच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी। स्वीडिश लेखक हेनिंग मैनकेल, जिन्हें कभी कभी नॉर्डिक नॉयर का जनक कहा जाता है, बताते हैं कि माज सोजवाल और पेर वाहलू के मार्टिन बेक उपन्यासों की श्रृंखला ने अपराध कथा साहित्य की पिछली प्रवृत्तियों को तोड़ दिया और एक नई शैली का नेतृत्व किया। वे अमेरिकी लेखक एड मैकबेन से प्रभावित और प्रेरित थे। उन्होंने महसूस किया कि एक विशाल अनछुआ क्षेत्र था जिसमें अपराध उपन्यास सामाजिक आलोचना वाली कहानियों के लिए एक ढांचा तैयार कर सकते थे। केर्स्टिन बर्गमैन कहती हैं कि सोजवाल और वाहलू के उपन्यासों को पिछली अपराध कथा साहित्य से अलग करने वाली बात और जिसने इसे आने वाले दशकों में इतना प्रभावशाली बनाया,
वो सबसे बढ़कर स्वीडिश समाज पर एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण का सचेत समावेश था। हेनिंग मेंकेल की कर्ट वॉलेंडर पर लिखी किताबों ने 1990 के दशक में इस शैली को व्यापक लोकप्रियता दिलाई। नॉर्वेजियन लेखिका कैरिन फॉसम की इंस्पेक्टर सेजर पर लिखी किताबें भी बेहद प्रभावशाली रहीं और उनका व्यापक अनुवाद हुआ। ब्रिटिश लेखक बैरी फोरशॉ ने सुझाव दिया कि पीटर होएक का रहस्यमय उपन्यास मिस स्मिलाज फीलिंग फॉर स्नो स्कैंडिनेवियन न्यू वेव का सच्चा जनक होने के नाते अत्यधिक प्रभावशाली था और कोपेनहेगन और ग्रीनलैंड में अपनी प्रतिगामी नायिका की पृष्ठभूमि तैयार करके इसने वर्तमान स्कैंडिनेवियन क्राइम लेखन की लहर की शुरुआत की। टोबियास सेंटिलमैन, जन्म 8 अगस्त 1980, जर्मनी में जन्मे नॉर्वेजियन अभिनेता हैं। उन्हें अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित फिल्म कोन टिकी 2012 में अभिनय के लिए जाना जाता है। उनकी अन्य फिल्मों में हरक्यूलिस 2014, पॉइंट ब्रेक 2015, द हेवी वाटर वॉर 2015, ग्रैंडस्लैंड 2017, द लास्ट किंगडम 2015-2018, अटलांटिक क्रॉसिंग 2020, दोज हु किल 2021, एग्जिट 2019-2023 शामिल हैं। प्रारंभिक जीवन। सेंटिलमैन का जन्म जर्मनी के फ्रीबर्ग में हुआ था। वो कम उम्र में अपने परिवार के साथ नॉर्वे चले गए। उनका पालन पोषण दक्षिणी नॉर्वे के लिंडेसनेस में हुआ और बाद में 16 साल की उम्र में वे ओस्लो चले गए। उन्होंने ओस्लो नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की और 2006 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका। सेंटिलमैन ने ओस्लो में नॉर्वेजियन थिएटर में काम किया और द कैसल, द गुड पर्सन ऑफ सेचवान और नोरा में अभिनय किया। उनकी फिल्मी भूमिकाओं में कोन टिकी 2012, फ्लक्ट 2012, जग एटर विंड, चेज द विंड 2013 और जैग एरदिन, आई एम योर्स 2013 जैसी नॉर्वेजियन फिल्में शामिल हैं। नॉर्वे के बाहर सेंटिलमैन के फिल्मी कार्यों में हरक्यूलिस 2014 और पॉइंट ब्रेक 2015 में सहायक भूमिकाएं और बीबीसी टेलीविजन श्रृंखला द लास्ट किंगडम 2015-2018 में मुख्य भूमिका शामिल है। 2019 से 2023 तक सेंटिलमैन ने एग्जिट में हेनरिक की भूमिका निभाई, 3 सीजन की एक श्रृंखला जिसमें ओस्लो के वित्त अभिजात वर्ग के 4 पुरुषों के पतित जीवन का वर्णन किया गया था। ये नॉर्वेजियन राष्ट्रीय टेलीविजन के इतिहास में सबसे अधिक स्ट्रीम की जाने वाली श्रृंखला बन गई। 2021 में उन्होंने मिनी सीरीज दोज हु किल में एक सीरियल किलर की भूमिका निभाई। 2020 में सेंटिलमैन, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में अपेक्षाकृत अज्ञात थे, को सोफिया हेलिन और काइल मैकलेचलन के साथ नॉर्वे यूएस संयुक्त प्रोडक्शन वाली टीवी श्रृंखला एटलांटिक क्रॉसिंग में प्रिंस ओलाव की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। सेंटिलमैन आगामी नेटफ्लिक्स श्रृंखला जो नेस्बो की डिटेक्टिव होल में जो नेस्बो के हैरी होल के रूप में अभिनय करेंगे। चयनित फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2010, वर्गवेउम स्टियन ब्रांट 2012, कोन टिकी नट ऑगलैंड 2012, फ्लक्ट अरविद 2013, जग एटर विंद हावर्ड सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अमांडा पुरस्कार के लिए नामांकित, सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार के लिए अमांडा पुरस्कार के लिए नामांकित। 2013 जग एर दिन एक प्रकार की कटार 2014, क्रफ्ट इडियोतन फिन 2014, अत्यंत बलवान आदमी रेसूस 2015, बिंदु को तोड़ना चौडर 2018, मॉर्देन ई कॉन्गो जॉस्टोल्व मोलैंड 2019, घोड़े चुराते हुए टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2010, मारिया ओले मारियस एरोनसन 2011, स्टिक जॉर्ज 2014, 2016, प्रिगजेंट एरिक निल्सन मुख्य 18 एपिसोड 2014 ओयविटने लार्स स्ट्रॉमे मुख्य 5 एपिसोड 2015 भारी जलयुद्ध जोआचिम रोन्नेबर्ग मुख्य 6 एपिसोड 2015 मातृभूमि कर्नल हॉगेन अतिथि 1 एपिसोड 2015-2018 अंतिम साम्राज्य रागनर मुख्य 3 सीजन 13 एपिसोड 2016 मार्सेला यान हॉल श्रृंखला 1 8 एपिसोड। चार्ल्स जोएल नॉर्डस्ट्रॉम किन्नामन, जन्म 25 नवंबर 1949, एक स्वीडिश अमेरिकी अभिनेता हैं।
उन्हें पहली बार 2010 की स्वीडिश फिल्म इजी मनी और जोहान फाल्क क्राइम सीरीज में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचान मिली। किन्नामन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एएमसी के द किलिंग में डिटेक्टिव स्टीफन होल्डर, ऑल्टर्ड कार्बन के पहले सीजन में ताकेशी कोवैक्स और हाउस ऑफ कार्ड्स के अमेरिकी संस्करण में गवर्नर विल कॉनवे के रूप में अपनी टेलीविजन भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2014 की रोबोकॉप रीमेक में एलेक्स मर्फी और डीसी कॉमिक्स की सुपर हीरो फिल्मों सुसाइड स्क्वाड 2016 और द सुसाइड स्क्वाड 2021 में रिक फ्लैग की भूमिका भी निभाई है। 2019 से वो एप्पल टीवी प्लस की साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज फॉर ऑल मैनकाइंड में नासा के अंतरिक्ष यात्री एड बॉल्डविन के रूप में अभिनय कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन। चार्ल्स जोएल नॉर्डस्ट्रॉम किन्नामन का जन्म और पालन पोषण स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। उनकी मां बिट्टे नॉर्डस्ट्रॉम एक थेरेपिस्ट हैं और स्वीडिश नागरिक हैं। उनके पिता स्टीव किन्नामन मूल रूप से डेविड किन्नामन एक अमेरिकी हैं जिन्हें वियतनाम युद्ध के दौरान सेना में भर्ती किया गया था और उन्होंने बैंकॉक स्थित अपने बेस से सेना छोड़ दी थी। किन्नामन स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोहरी नागरिकता रखते हैं। उनके पिता, जिनका परिवार अमेरिकी मिडवेस्ट से था, आयरिश और स्कॉटिश मूल के हैं, जबकि उनकी नानी यूक्रेनी यहूदी मूल की हैं। उनकी 5 बहनें हैं, जिनमें से एक अभिनेत्री मेलिंडा किन्नामन पिता की तरफ से सौतेली बहन हैं। अपने बचपन के दौरान किन्नामन ने 2 भाषाएं सीखीं, क्योंकि वे अपने पिता के साथ अंग्रेजी और अपनी मां के साथ स्वीडिश बोलते थे। वे साथी अभिनेताओं एलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड और नूमी रैपेस के साथ पले बढ़े और हाई स्कूल एक्सचेंज छात्र के रूप में डेल वैले, टेक्सास में 1 साल बिताया। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने दुनिया भर की यात्रा करने का फैसला किया। यात्राओं का खर्च उठाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की नौकरियां की। नॉर्वे में एक बियर फैक्ट्री में लाइन वर्कर और छत साफ करने वाले के रूप में, और फ्रेंच आल्प्स में एक बार मैनेजर के रूप में। फिर उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका में 2 साल की अवधि में एक बार में 4 से 5 महीने की यात्रा की। बाद वाली यात्रा साथी स्कैंडिनेवियाई अभिनेता डेविड डेंसिक के साथ की। आजीविका किन्नामन 2016 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में सुसाइड स्क्वाड का प्रचार करने के लिए उपस्थित थे। किन्नामन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत स्वीडिश सोप ओपेरा स्टोरस्टैड 1990 में एक बाल कलाकार के रूप में की। उनकी बड़ी बहन शो के एक निर्देशक को डेट कर रही थी और उन्होंने किन्नामन को शो में एक भूमिका के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा। 22 एपिसोड में फेलिक्स लुंडस्ट्रॉम की भूमिका निभाने के बाद उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली। किन्नामन ने 2002 में अपने अभिनय करियर को फिर से शुरू किया। ड्रामा स्कूल में पढ़ाई के दौरान किन्नामन ने हन्ना मेड एज और गॉड सेव द किंग जैसी कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने गोथेनबर्ग के बाका थिएटर में मंचित प्रस्तुतियों में भी काम किया। उन्होंने 2007 में माल्मो थिएटर अकादमी से स्नातक किया और गोथेनबर्ग सिटी थिएटर में काम करना शुरू किया। उसी वर्ष उन्होंने क्राइम एंड पनिशमेंट के एक मंच रूपांतरण में रास्कोलेनिकॉव की भूमिका से स्वीडिश मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। 2009 में उन्होंने फिल्म इन योर वेन्स आई स्कुगन ऑफ वर्मन में अभिनय किया और जोहान फाल्क फिल्म श्रृंखला की 6 फिल्मों में एक पुलिस मुखबिर की भूमिका निभाई। उन्हें फिल्म इजी मनी जनवरी 2010 में रिलीज में कास्ट किया गया था, जिसने उन्हें स्वीडन और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजार में मुख्य धारा का ध्यान दिलाया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में गुल्डबैगे पुरस्कार भी दिलाया। अपने अभिनय करियर को विस्तार देने के उद्देश्य से किन्नामन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक एजेंट नियुक्त किया। 2010 के वसंत में ये घोषणा की गई कि वो थ्रिलर फिल्म द डार्केस्ट आवर से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत में पदार्पण करेंगे, जिसकी शूटिंग जून 2010 में मॉस्को में शुरू हुई और दिसंबर 2011 में रिलीज हुई। अप्रैल 2011 और अगस्त 2014 के बीच किन्नामन ने डेनिश टेलीविजन श्रृंखला फॉर ब्राइडल्सन पर आधारित एएमसी टेलीविजन श्रृंखला द किलिंग में जासूस स्टीफन होल्डर के रूप में 4 सीजन तक मुख्य भूमिका निभाई। किन्नामन थॉर 2011 और मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 में मुख्य भूमिकाओं के दावेदारों में से एक थे। हालांकि किन्नामन ने कहा कि वो अमेरिका में काम करने और पहचान बनाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे सिर्फ इसलिए कोई भी भूमिका स्वीकार करनी चाहिए
क्योंकि ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मैं कुछ दिलचस्प की तलाश में हूँ। मैं अभी भी अपनी कला में युवा हूँ और मुझे असफलता के जोखिम होने पर भी कुछ करने का साहस रखना चाहिए। 2012 में किन्नामन ने इजी मनी के निर्देशक डैनियल एस्पिनोसा के साथ उनकी हॉलीवुड डेब्यू फिल्म सेफ हाउस में फिर से काम किया। उन्होंने इंडी फिल्म लोला वर्सेस में भी अभिनय किया। 3 मार्च 2012 को ये पुष्टि की गई कि किन्नामन 1987 की रोबोकॉप के रीमेक में एलेक्स जेम्स मर्फी रोबोकॉप की मुख्य भूमिका निभाएंगे। ये फिल्म फरवरी 2014 में रिलीज हुई थी। 2015 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर रन ऑल नाइट और मिस्ट्री ड्रामा चाइल्ड 44 में अभिनय किया। 2016 में किन्नामन ने वॉर्नर ब्रदर्स की डीसी कॉमिक्स की एंटी हीरो टीम सुसाइड स्क्वाड पर आधारित फिल्म में रिक फ्लैग की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन डेविड आयर ने किया था। उन्होंने 2021 में आई इसकी सीक्वल स्लैश सॉफ्ट रीबूट द सुसाइड स्क्वाड में भी रिक फ्लैग की भूमिका को दोहराया, जिसका निर्देशन जेम्स गन ने किया था। उन्होंने स्वतंत्र ड्रामा थ्रिलर फिल्म एज ऑफ विंटर में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने इलियट बेकर की भूमिका निभाई, जो 2 बच्चों का पिता है और अपने बच्चों को एक शूटिंग ट्रिप पर ले जाता है जो गलत हो जाती है। ये फिल्म 27 जुलाई 2016 को ऑन डिमांड और 12 अगस्त 2016 को चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 2016 और 2019 के बीच किन्नामन ने नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम वीडियो और एप्पल टीवी प्लस जैसे स्ट्रीमिंग टेलीविजन नेटवर्क के 4 अलग-अलग मूल प्रस्तुतियों पर काम किया। किन्नामन ने स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स पर हाउस ऑफ कार्ड्स के अमेरिकी संस्करण के सीजन 4 और 5 में गवर्नर विल कॉनवे की भूमिका निभाई और नेटफ्लिक्स की ऑल्टर्ड कार्बन में नायक ताकेशी कोवैक्स की भूमिका निभाई, जो रिचर्ड के मॉर्गन के इसी नाम के हार्ड बॉइल्ड साइबरपंक साइंस फिक्शन उपन्यास का रूपांतरण है। 2019 में ही किन्नामन ने अमेज़न प्राइम वीडियो श्रृंखला हैना में एरिक की भूमिका निभाई, जो 2011 की इसी नाम की एक्शन फिल्म का रूपांतरण है। 2019 से किन्नामन ने एप्पल टीवी प्लस की मूल विज्ञान कथा अंतरिक्ष नाटक श्रृंखला फॉर ऑल मैनकाइंड में नासा के अंतरिक्ष यात्री एड बॉल्डविन की भूमिका निभाई है। 2019 में किन्नामन ने एंड्रिया डी स्टेफानो की एक्शन थ्रिलर फिल्म द इन्फॉर्मर में पीट कोस्लो की भूमिका निभाई। 2020 में किन्नामन ने यूवल एडलर की युद्धोत्तर थ्रिलर द सीक्रेट्स वी कीप में थॉमस स्टीनमैन के रूप में अभिनय किया। किन्नामन ने जेरेमी गुएज के क्राइम ड्रामा ब्रदर्स बाय ब्लड में भी अभिनय किया, जो 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई थी। जनवरी 2021 में ये घोषणा की गई कि किन्नामन को एचबीओ पर इन ट्रीटमेंट रीबूट के सीजन 4 में कास्ट किया गया है। वो मुख्य किरदार डॉक्टर ब्रुक टेलर उजो अदुबा द्वारा अभिनीत के ऑन ऑफ बॉयफ्रेंड एडम की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने फॉर ऑल मैनकाइंड के सीजन 2 में एड बॉल्डविन के रूप में अपनी भूमिका को भी दोहराया, जो 2021 में प्रसारित हुआ। 2022 और 2023 के बीच किन्नामन ने फॉर ऑल मैनकाइंड के सीजन 3 में एड बॉल्डविन के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया और एक बार फिर सीजन 4 के लिए, जो क्रमशः 2022 और 2023 में प्रसारित हुआ। निजी जीवन। किन्नामन को पेक्टस एक्सकेवेटम की समस्या थी, जिसमें छाती धसी हुई दिखती थी। ऑल्टर्ड कार्बन की शूटिंग से पहले उनकी सर्जरी हुई, जिसमें विकृति को ठीक करने के लिए स्टर्नम को बाहर की ओर धकेलने के लिए 2 धातु की छड़ें डाली गईं। किन्नामन बचपन से ही अपने गृहनगर के फुटबॉल क्लब हैमरबी आईएफ के प्रशंसक रहे हैं। लगातार यात्रा करने के कारण किन्नामन का उच्चारण स्पष्ट रूप से मिश्रित है, हालांकि वो इसे अमेरिकी उच्चारण के रूप में पहचानते हैं। उन्होंने 2014 के एक साक्षात्कार में कहा कि धुन गलत है और इसे सुधारने के लिए काम किया। किन्नामन का विवाह स्वीडिश टैटू कलाकार क्लियो वॉटनस्ट्रॉम से 2015 से 2018 तक हुआ था। इसके बाद उन्होंने 2019 की शुरुआत में स्वीडिश ऑस्ट्रेलियाई मॉडल केली गेल के साथ संबंध शुरू किया। इस जोड़े ने जनवरी 2021 में अपनी सगाई की घोषणा की। गेल ने इंस्टाग्राम के माध्यम से घोषणा की कि इस जोड़े ने 2024 में बर्निंग मैन फेस्टिवल के दौरान शादी की। कानूनी मुद्दों। 6 अगस्त 2021 को किन्नामन ने गैब्रिएला मैग्नसन के खिलाफ एक अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त की, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 के अंत में
उनके बीच एक संक्षिप्त रोमांटिक संबंध के बाद वो उन्हें ब्लैकमेल करने के प्रयास में धमकी दे रही थी। मैग्नसन ने किन्नामन को ब्लैकमेल करने की कोशिश से इनकार किया। 11 अगस्त 2021 को स्वीडिश अभियोजन प्राधिकरण ने पुष्टि की कि किन्नामन पर चल रही जांच में बलात्कार का आरोप लगाया गया था। अक्टूबर 2022 में बिना अभियोजन के जांच बंद कर दी गई। फिल्मोग्राफी चाबी उन रचनाओं को दर्शाता है जो अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं। पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2002, देन ओसिनलिगे कल्ले 2003, हन्ना मेड एच एंड्रियास 2005, चेनारे कुंगन डीकन, आंधी भोजनशाला का नौकर 2007, आर्न नाइट टेम्पलर, स्वेरकर कार्लसन 2008, आर्न सड़क के अंत में स्थित राज्य, स्वेरकर कार्लसन 2009, तुम्हारी नसों में, एरिक जोहान फॉक, सार्स किल्डा इंसैट्सर के लिए ग्रुपेन फ्रैंक वैगनर, जोहान फाल्क, वेपेन ब्रॉडर, जोहान फाल्क, राष्ट्रीय लक्ष्य, जोहान फाल्क, लियो गॉट, जोहान फॉक, ऑपरेशन नेक्टरगल, जोहान फाल्क, ड फ्रेडलोसा साइमन और मालू स्टीफन 2010, आसानी से कमाया जाने वाला धन, जोहान जेडब्ल्यू वेस्टलुंड 2011, ड्रैगन टैटू वाली लड़की क्रिस्टेर माल्म, द डार्केस्ट अवर स्काइलर 2012, सुरक्षित घर केलर लोला बनाम ल्यूक, आसान पैसा 2 मारना मुश्किल, जोहान जेडब्ल्यू वेस्टलुंड, योहान फॉक, स्पेलेट्स रेगलर, फ्रैंक वैगनर, पिया मेरेटे जेल्टा, जन्म 12 सितंबर 1977 16 में एक नॉर्वेजियन अभिनेत्री हैं। जेल्टा ने 2006 में नॉर्वेजियन नेशनल एकेडमी ऑफ थिएटर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन तब तक वो कई फिल्मों में अभिनय कर चुकी थीं। उन्होंने 2001 में फिल्म मंगोलैंड से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने 2000 में नॉर्वेजियन नेशनल एकेडमी ऑफ थिएटर में दाखिला लिया, लेकिन 2 साल की मातृत्व अवकाश के कारण वो 2006 तक स्नातक की उपाधि प्राप्त नहीं कर सकीं। 2005 में उन्होंने TV2 पर प्रसारित टीवी श्रृंखला फिल्म स्टेजर्न के निर्णायक मंडल में भी काम किया। उन्होंने 2006 में डेट नॉर्स्के टीट्रेट में फिरवर केरिमा कारेंस टॉटर नाटक के साथ मंच पर अपनी शुरुआत की। 2007 में उन्होंने डेट नॉर्स्के टीट्रेट में नाटक फा मेग पा फॉर फेन इसी नाम से नॉर्वेजियन किताब पर आधारित में अभिनय किया, जहां उन्होंने मारिया की भूमिका निभाई। फरवरी 2007 में नॉर्वेजियन रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मार्स ऑग वीनस में मुख्य भूमिका निभाने के लिए उन्हें मीडिया में काफ़ी सुर्खियां मिली। इस फिल्म को उस वर्ष की सबसे बड़ी और दिल को छू लेने वाली फिल्म बताया गया था। 2014 में उन्होंने डिज़ाइनर टाइन मोलाट के साथ मिलकर एक ड्रेस कलेक्शन बनाया। फिल्मोग्राफी मंगोलैंड 2001, पिया बड़ी 2003, हेनरिएट क्विन्नेन आई मिट लिव 2003, मारिया मॉन्स्टर टोरस्टेग 2004, रूसी आलू विक्रेता जनता का दुश्मन 2005, पेट्रा सेटी तरख ऑग 8 हेलवर्ट 2005, मिशेल 5 लोगनर 2007, मार्स एंड वीनस 2007, ईडा कोडेनवन हंटर 2008, टीवी लोनसज 2008, हेडी फॉलन एंजल्स 2008, रेबेका 90 मिनट 2012, एलिन नेस्टे सोमर टीवी श्रृंखला 2014-2019, अंकी ब्लाइंड स्पॉट 2018, मैरी हिडन फोस्टफॉर्ड टीवी श्रृंखला 2019, लिएंडर खुशी की स्थिति 2018-2024, इंग्रीडियन नाइमन नॉर्समैन टीवी श्रृंखला 2020, ड्रैगन राइडर रॉल्फ पीटर इंगवार स्टॉर्मारे स्टॉर्म 27 अगस्त 1953 एक स्वीडिश अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने इंगमार बर्गमैन के लिए हैमलेट, फिल्म फार्गो 1996 में गेयर ग्रिम्सरुड और टेलीविजन श्रृंखला प्रिजन ब्रेक 2005-2007 जॉन अब्रूजी की वे, द लॉस्ट वर्ल्ड जुरासिक पार्क 1997, प्लेइंग गॉड 1997, द बिग लेबोव्स्की 1998, आर्मागेडन 1998, 8 मिलीमीटर 1999, डांसर इन द डार्क 2000, विंड टॉकर्स 2002, माइनॉरिटी रिपोर्ट 2002, बैड बॉयज 2 2003, कॉन्स्टेंटाइन 2005, 22 जंप स्ट्रीट 2014, जॉन विक चैप्टर 2 2017, अंटिल डॉन 2025, द ब्लैकलिस्ट 2013 जैसी फिल्मों और डेस्टिनी 2014,
अंटिल डॉन 2015 और डेस्टिनी 2 2017 जैसे वीडियो गेम्स में प्रारंभिक जीवन। रॉल्फ पीटर इंगवार स्टॉर्म का जन्म 27 अगस्त 1953 को स्वीडन के कुमला में हुआ था। उनका परिवार अरबरा चला गया। उन्होंने स्टॉकहोम में रॉयल ड्रामेटिक थिएटर में अभिनय की पढ़ाई की। उन्होंने अपना उपनाम तब बदल लिया जब उन्हें पता चला कि अभिनय अकादमी में एक वरिष्ठ छात्र के साथ उनका उपनाम मिलता जुलता है। स्टॉर्मारे उपनाम रखने से पहले उन्होंने संक्षेप में अपना नाम बदलकर रेटेप मरोत्स रखने पर विचार किया था, जो पीटर स्टॉर्म का उल्टा है। स्वीडिश में स्टॉर्मारे का अर्थ तूफान लाने वाला होता है। आजीविका अभिनय स्टॉर्मारे ने इंगमार बर्गमैन के हैमलेट के निर्माण में अभिनय किया। द क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर की हिलेरी डेवरीज ने लिखा, पीटर स्टॉर्मारे के शानदार मुख्य प्रदर्शन में हैमलेट अपने सभी चिंताग्रस्त हाव भाव और काले चश्मे के बावजूद कोई कमजोर रूढ़िबद्ध चरित्र नहीं है, बल्कि भ्रष्ट क्लॉडियस और फांसीवादी 14 ब्रास के बीच डेनमार्क का एकमात्र सहारा है। विभिन्न राष्ट्रीयताओं की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क 1997 में एक अमेरिकी, द बिग लेबोव्स्की 1998 में एक जर्मन, द ब्रदर्स ग्रिम 2005 और प्रिजन ब्रेक 2005 में एक इतालवी, चॉकलेट 2000 में एक फ्रांसीसी और आर्मगेडन 1998, बैड बॉयज 2 2003 और साइबेरियन एजुकेशन 2013 में एक रूसी। फरवरी 2006 में उन्होंने वॉक्सवैगन के वीडअप टेलीविजन विज्ञापनों की श्रृंखला में वोल्फगैंग की भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म स्वार्ट वैटनेट में मुख्य किरदार निभाया, जिसकी शूटिंग 2007 में स्वीडन और नॉर्वे में हुई थी। उन्हें एबीसी टेलीविजन श्रृंखला लॉस्ट में 1 साल के लिए भूमिका की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 2007 की फिल्म प्रीमोनिशन में उन्होंने डॉक्टर रॉथ की भूमिका निभाई। अप्रैल 2007 में वो CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के एपिसोड एंडिंग हैप्पी में दिखाई दिए। 2011 में उन्होंने केविन स्पेसी और डैनियल वू के साथ चीनी फिल्म इनसेपरेबल में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2011 बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 2014 में वो लॉन्गमायर, एरो और द ब्लैकलिस्ट के एपिसोड में दिखाई दिए और एली रॉथ द्वारा निर्मित फिल्म क्लाउन में अभिनय किया। 2016 में उन्होंने स्वीडिश टेलीविजन श्रृंखला मिडनाइट सोल में रुटकर बर्लिन की भूमिका निभाई। उन्होंने वेब टेलीविजन श्रृंखला स्वीडिश डिक्स का सह-निर्माण भी किया और उसमें इंगमार की भूमिका निभाई, जिसे अक्टूबर 2016 में दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। 2017 में उन्होंने जॉन विक चैप्टर 2 में एक छोटी भूमिका और स्टार्स श्रृंखला अमेरिकन गॉड्स में चेरनोबोग की भूमिका निभाई। उन्होंने नेटफ्लिक्स एनिमेटेड श्रृंखला कैसलवानिया में वैम्पायर गॉडब्रैंड की भूमिका निभाई। पीटर स्टॉर्मारे 2021 में। स्टॉर्मारे ने वीडियो गेम मर्सिनरीज, प्लेग्राउंड ऑफ डिस्ट्रक्शन और मर्सिनरीज 2 वर्ल्ड इन फ्लेम्स में मैटियस निल्सन, वीडियो गेम आइसविंड डेल 2 में इसैर और क्वेक 4 में जोहान स्ट्रॉस को आवाज दी। 2015 में उन्होंने वीडियो गेम अंटिल डॉन में डॉक्टर एलन जे हिल को आवाज दी और मोशन कैप्चर किया। उन्होंने अप्रैल 2025 में रिलीज हुई फिल्म रूपांतरण में अपनी भूमिका दोहराई। 7 नवंबर 2025 को स्टॉर्मारे एबीसी डे टाइम सोप ओपरा जनरल हॉस्पिटल में दिखाई दिए। संगीत। U2 के बोनो ने स्टॉर्मारे का कुछ संगीत सुनने के बाद उन्हें एक एल्बम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। 2002 में स्टॉर्मारे ने अपना पहला एल्बम डैलर पोल्सा ऑक स्मॉ फोगलर रिलीज किया। वो ब्लॉन्ड फ्रॉम फार्गो नामक बैंड में बजाते हैं और स्टॉर्म वॉक्स नामक एक रिकॉर्ड लेबल चलाते हैं। वो स्वीडिश पावर मेटल बैंड सबैटन के गीत अपराइजिंग के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। वो मेटल प्रोजेक्ट लिनमैन के क्लिप स्टे ऑफ और फ्राउ एंड मैन में दिखाई दिए। 2019 में वो अमेरिकी डेथ मेटल बैंड पोजेस्ड के गीत ग्रेवन के संगीत वीडियो में दिखाई दिए। निजी जीवन। स्टॉर्मारे अपना समय संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वीडन के बीच बांटते हैं। उन्होंने 1989 में अभिनेत्री करेन सिलास से शादी की और 2006 में उनका तलाक हो गया। उन्होंने 2008 में जापान की मूल निवासी तोशिमी मुराकामी से शादी की। उनकी बेटी का जन्म 2009 में हुआ। वे लॉस एंजलिस में रहते हैं। स्टॉर्मारे स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोहरी नागरिकता वाले व्यक्ति हैं,
जिन्होंने 1990 के दशक के अंत में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की थी। पीटर स्टॉरमारे अभिनेता गुस्ताव स्कार्सगार्ड के गॉडफादर हैं। स्टॉरमारे एक ईसाई हैं और उन्होंने कहा है कि उनका ईश्वर से संपर्क रहा है। जब वे युवा थे तब उन्होंने अर्बरा में बैप्टिस्ट सभाओं में भाग लिया था। उनका आध्यात्मिक पक्ष प्रबल है जो उन्हें अपनी माँ से विरासत में मिला है, जिनके बारे में उन्होंने कहा है कि वे एक माध्यम थीं और जिन्होंने कथित तौर पर ये क्षमता अपने पिता से विरासत में पाई थी। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1978, लिफ्टेत कैदी 1982, फैनी और अलेक्जेंडर नवयुवक 1986, देनफ्रुसना लेओपार्डन जेरी 1987, झील के समुद्री डाकू बस हम 1990, जागृति न्यूरोकेमिस्ट 1991, फ्रॉइड फ्लिटर हेमीफ्रॉन बेरा, अंधेरे आकाश में प्रतिबिंब 1991, कार्लो 1992, हानि, पीटर वेट्सलर 1996, फार्गो, गेयर ग्रिम्सरुड 1997, खेलने भगवान, व्लादिमीर द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क डाइटर, स्टार्क 1998, आर्मागेडन, लेव एंड्रोपोव, बुध उदय, शायज द बिग, लेबोव्स्की उली कुंकेल, कार्ल हंगस, कमांडर हैमिल्टन, कार्ल हैमिल्टन, शहर में कहीं, ग्राहम 1999, यातना, केविन गुथरी 8 मिमी, डीनो वेलवेट 2000, खरोंच लगने मिलो, स्टाइल्स, चॉकलेट सर्ज मस्कट, अंधकार के नर्तक, जेफ द मिलियन डॉलर होटल, देखचा सर्कस, जूलियस 2000 वक, खुशहाल शिविरार्थियों, ओबेरॉन 2002, तेरा चंद्रमा, स्लोवो द बीटल फैन, एल्बर्ट काता मुलेट कॉप, अल्पसंख्यक दस्तावेज, डॉक्टर सोलोमन पी एडी विंड टॉकर्स, गॉनरी सार्जेंट हजेल्मस्टैड, टक्सीडो डॉक्टर सिम्स, बदमाश कंपनी, एड्रिक वास, निकोलस एडवर्ड केव, जन्म 22 सितंबर 1957, एक ऑस्ट्रेलियाई गायक, संगीतकार और लेखक हैं। वो रॉक बैंड निक केव एंड द बैड सीड्स के फ्रंटमैन हैं। अपनी बैरिटोन आवाज के लिए जाने जाने वाले केव के संगीत की विशेषता भावनात्मक तीव्रता, विभिन्न प्रकार के प्रभाव और मृत्यु, धर्म, प्रेम और हिंसा के साथ गीतात्मक जुनून है। विक्टोरिया के ग्रामीण इलाके में जन्मे और पले बढ़े केव ने मेलबर्न में कला की पढ़ाई की और 1970 के दशक के उत्तरार्ध में शहर के प्रमुख पोस्ट पंक बैंडों में से एक द बर्थडे पार्टी के फ्रंटमैन बने। 1980 में बैंड लंदन, इंग्लैंड चला गया। वहां के माहौल से निराश होकर उन्होंने एक गहरे और अधिक चुनौतीपूर्ण संगीत की ओर रुख किया, जिसने गॉथिक रॉक को प्रेरित करने में मदद की और उन्होंने दुनिया के सबसे हिंसक लाइव बैंड के रूप में ख्याति प्राप्त की। केव अपने आक्रामक प्रदर्शनों, अपने काले बालों और पीले दुबले पतले रूप के लिए पहचाने जाने लगे। 1982 में पश्चिम बर्लिन जाने के तुरंत बाद बैंड टूट गया। अगले वर्ष केव ने निक केव एंड द बैड सीड्स का गठन किया, जिसे बाद में रॉक के सबसे दुर्जय स्थायी बैंडों में से एक के रूप में वर्णित किया गया। उनकी प्रारंभिक रचना का अधिकांश भाग एक पौराणिक अमेरिकी डीप साउथ में स्थापित है, जो आध्यात्मिक गीतों और डेल्टा ब्लूज से प्रेरित है, जबकि केव की ओल्ड टेस्टामेंट में अच्छे बनाम बुरे की धारणाओं के प्रति रुचि उनके सिग्नेचर गीत द मर्सी सीट 1988 और उनके पहले उपन्यास एंड द एस सॉ द एंजल 1999 में परिणत हुई। 1988 में वो गोस्ट्स ऑफ द सिविल डेड नामक एक ऑस्ट्रेलियाई जेल फिल्म में दिखाई दिए, जिसे उन्होंने सहलिखा और संगीतबद्ध किया। 1990 के दशक में केव साओ पाउलो और इंग्लैंड के बीच आते जाते रहे और उन्हें न्यू टेस्टामेंट से प्रेरणा मिली। उन्होंने शांत, पियानो प्रधान गीतों के साथ मुख्य धारा में सफलता हासिल की, विशेष रूप से काइली मिनोग के साथ युगल गीत वेयर द वाइल्ड रोजेज ग्रो 1996 और इनटू माई आर्म्स 1997। 2000 के दशक में फिल्मों की ओर अधिक ध्यान देते हुए केव ने ऑस्ट्रेलियाई वेस्टर्न फिल्म द प्रपोजिशन 2005 लिखी और अपने नियमित सहयोगी वॉरेन एलिस के साथ इसका साउंडट्रैक भी तैयार किया। इस जोड़ी के फिल्म संगीत में द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड 2007, द रोड 2009 और हेल और हाई वाटर 2016 शामिल हैं। उनके गैराज रॉक साइड प्रोजेक्ट ग्राइंडर मैन ने 2006 से 2 स्टूडियो एल्बम जारी किए हैं।
2009 में उन्होंने अपना दूसरा उपन्यास द डेथ ऑफ बनी मुनरो प्रकाशित किया और अर्ध-काल्पनिक एक दिन का जीवन फिल्म 20,000 डेज ऑन अर्थ 2014 में अभिनय किया। उनके हालिया संगीत कार्यों में एम्बिएंट और इलेक्ट्रॉनिक तत्व, साथ ही तेजी से अमूर्त गीत शामिल हैं, जो आंशिक रूप से उनके बेटे आर्थर की 2015 में हुई मृत्यु के शोक से प्रेरित हैं, जिसे वृत्तचित्र वन मोर टाइम विद फीलिंग 2016 और बैड सीड्स के 2019 एल्बम गोस्टीन में दर्शाया गया है। बैंड का 18वां और नवीनतम एल्बम वाइल्ड गॉड 2024 में जारी किया गया था। 2018 से केव द रेड हैंड फाइल्स नामक एक न्यूज़लेटर चलाते आ रहे हैं, जिसका उपयोग वे प्रशंसकों के सवालों के जवाब देने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये सीरीज हमें तकरीबन मैं आपको बता दूँ इस सप्ताह 26 मार्च 2026 को रिलीज़ हो रही है। नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ये रिलीज़ होगी। बाकी इसकी और डिटेल में बता दूँ, सेक्शन 1 फर्स्ट एक तरह से हमें देखने को मिला है, जिसमें 6 से 7 एपिसोड टोटल हमें देखने को मिलेगी। पर एपिसोड रनिंग लेंथ की बात कर ले तो 40 से लेकर 56 मिनट के बीच में पर एपिसोड लेंथ रहने वाली है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बाकी मैंने आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कीजिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।